नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम 11th क्लास की संस्कृतियों का एनसीईआरटी की संस्कृतियों का टकराव इसके बारे में बताऊंगा। हमने अब तक जो पढ़ा है वो एशिया के अंदर हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनके बारे में पढ़ते हुए ये हमारे संस्कृतियों का टकराव एक ऐसा चैप्टर है जो हमें अमेरिका की खोज से पूर्व जो वहाँ पे सभ्यता विकसित थी उन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देता है। आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जब अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी उससे पूर्व वहाँ पे सभ्यता विद्यमान थी। उन सभ्यताओं का अंत करके यूरोपियन शक्तियों ने वहाँ पे उपनिवेश स्थापित किए और सभ्यता के समूल नष्ट कर दिया गया। इसके अंदर आप देखेंगे 3 सभ्यताएं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है। मैक्सिको की एज़टेक, मध्य अमेरिका की माया कैलेंडर जो भविष्यवाणी करता था। इसी प्रकार आप देखेंगे पेरू की इंका सभ्यता। संस्कृतियों का टकराव भी हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप नई दुनिया उसे कहा है जिसे 1492 के अंदर आपके कोलंबस द्वारा खोजा गया था। वास्को डी गामा भारत की ओर आ गया था, कोलंबस आपके अंटार्कटिक सागर पार करके आपके अमेरिका के अंदर पहुंचा था। अमेरिका के अंदर मैक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर, यह भी अगले में मैं मैप बताऊंगा तब आप देखिएगा। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में 2 तरह की संस्कृति, यानी अमेरिका का यदि हम मैप देखते हैं तो ऊपर आता है कनाडा के बाद यहाँ पे आता है अमेरिका के बाद में यहाँ आता है ग्वाटेमाला, वेनेजुएला यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कैरिबियन सी, और यहाँ पे आता है साउथ अमेरिका। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 2 तरह की सभ्यता विकसित थी। तो 2 तरह की सभ्यता, एक तो थी कैरिबियन क्षेत्र और ब्राज़ील के अंदर छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था। छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब जो छोटे छोटे खाद्यान्न, कृषि कार्य, इन पशुपालन, इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार की सभ्यता थी। दूसरी ओर विकसित एवं खनन आधारित शक्तिशाली राजतंत्र, जिस तरह से हमें यहाँ राजतंत्र देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उस तरह से यहाँ पे भी आपके कई राजतंत्र स्थापित थे। जिसमें फेमस जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत फेमस क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिको की एज़टेक सभ्यता, मध्य अमेरिका की माया सभ्यता और पेरू की इंका सभ्यता। ठीक है, इन तीनों सभ्यताओं की खासियत इनके भव्य वास्तुकला, जिस प्रकार हम प्राचीन भारत के अंदर देखते हैं मौर्य काल की स्तंभ लेख जो उस गुप्त काल के वास्तुकला, उसी प्रकार यहाँ पे हमें वास्तुकला, यहाँ के महल, राजमहल, इन चीज़ों को आप देखेंगे तो यहाँ पे वास्तुकला फेमस थी। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है। इसके दुष्परिणाम, जब नई सभ्यता की खोज हुई, यूरोपियन शक्ति यहाँ पे आई, यूरोपियन शक्तियों ने इसको उपनिवेश के रूप में इससे अधिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा से इसका जो यहाँ के मूल निवासी थे उनका क्या किया, आपके उन लोगों का समूल नष्ट कर दिया गया। ठीक है, उनको नष्ट कर दिया गया। इसके दुष्परिणाम ये हुए, अमेरिका लोगों की पांडुलिपियाँ एवं स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। 1911 के अंदर आपके इंका शहर, इंका सभ्यता पेरू के अंदर, माचू पिच्चू, ये फेमस क्वेश्चन बनता है, माचू पिच्चू कहाँ स्थित है, तो ये आपके पेरू के अंदर माचू पिच्चू खोजा गया। कब? 1911 के अंदर। अब यहाँ पे समुदाय, आरावक समुदाय आपके कैरिबियन सागर, ये आपके उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपके मैक्सिको की खाड़ी के अंदर, और यहाँ पे कैरिबियन सी के अंदर स्थित थी आरावक सभ्यता कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह, जिसमें बहामा, वहत्ता, एंटिलिज, बहामा और वहत्तर, यानी पूरा का पूरा एंटिलिज, ये सारा का सारा समुदाय, इसमें निवास करने वाले लोग शामिल थे। इन लोगों को खूंखार कबीले कैरिबियन से जुड़ा है, लघु एंटिलिज से खदेड़ दिया। अब यहाँ पे लघु एंटिलिज से इनको खदेड़ दिया गया, किसके द्वारा? कैरिब, जो लड़ाकू समुदाय था। ये क्या थे? अरावक समुदाय के लोग शांति प्रिय थे, कुशल नौका निर्माता थे। ये पेड़ के खोखलों से डोंगियों का निर्माण करते थे। डोंगियाँ
आपकी आधुनिक छोटी नावों के रूप में थी, जो समुद्र के अंदर इनके मछली पकड़ने, समुद्री व्यापार करने इसके काम आती थी। उन्हें बोला गया डोंगिया। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, डोंगिया क्या होते थे? पेड़ के खोखले की तने से निर्मित छोटी छोटी नावों को क्या बोलते थे? डोंगिया। इनकी खेती करते थे, मक्का की, मीठे आलू की, कंदमूल की और कसावा की। यहाँ की जो फसल थी मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा। विशेषता क्या रही थी अरावक समुदाय की? सांस्कृतिक मूलाधार इसका ये था, इनका मूलाधार जो जिससे ये अपने समुदाय हमेशा जो आपके आदिवासी या आपकी जनजातियां हैं वो एक तरह से एक समुदाय के रूप में आपस में घुल मिल के रहती है। तो यहाँ पे भी एक साथ मिल के खाद्य उत्पादन करते थे। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो, इनका उद्देश्य था सबका विकास सबका साथ, वो वाली सबका विकास करना चाहते थे। तो सबको भोजन प्राप्त करने के लिए खाद्य उत्पादन और समुदाय, यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर इनके आपस में युद्ध नहीं होते थे। सबका एक क्षेत्र या एक भूमि पर सबका समान रूप से अधिकार मान्य था। बहुविवाह इसमें प्रभु इस समय प्रचलित था। बुजुर्गों के अधीन, बड़े बुजुर्गों के अधीन संगठित थे। बुजुर्गों का निर्णय ही सर्वमान्य था। इनका निर्णय क्या होता था? सबको मान्य होता था। यदि कोई विवाद होता था तो बुजुर्गों द्वारा जो निर्णय दिया जाता था वो मान्य होता था। जीववादी हम प्राचीन भारत के अंदर जब पढ़ेंगे जैन धर्म में वो जैन समुदाय ये मानता है कि हर वस्तु में, हर पदार्थ के अंदर क्या होता है? जीव होता है। वो चेतन अवस्था उसकी सूक्ष्म रूप में भी होती है और क्या होती है? अधिक रूप में भी दिखाई देती है। तो ये जो इनका कंसेप्ट है वही जीववादी है। ये हर चीज़ के अंदर, यानी पत्थर के अंदर भी ये क्या है? जीव मानते थे, लेकिन उसकी चेष्टा ये क्या करते थे? उसको कम चेतना युक्त मानते थे। तो यहाँ पे जीववादी ये सभी चीज़ों के अंदर क्या है? प्राण की कल्पना करते थे। समन लोग कौन है? अरावक समाज में, यानी आज के आधुनिक ओझा लोगों को क्या बोलते थे उस समय? ओझा, जो आपके झाड़ा फूक करते हैं, ओझाओं को क्या कहते थे? समन लोग क्या थे? अरावक समाज में कष्ट निवारक। ये लोग परलोक के मध्यस्थ की भूमिका, जो आपके आधुनिक ओझा है, पंडित है, इसका कार्य कौन करते थे? यहाँ पे समन लोग। ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग सोने के गहने पहनते थे, लेकिन इनका सोने का कोई इनके जीवन में बहुमूल्य उसका स्थान नहीं था। इनको यूरोपीय जब यहाँ पे आते हैं तो यूरोपीय इनको क्या देते हैं? कांच की, यानी आपके कांच के युक्त मनके देते हैं। तो ये उससे खुश होकर उनको सोना उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। सोने के गहने का महत्व नहीं था। बुनाई कला विकसित थी, बुनाई कला से ये परिचित थे। इसके साथ ही आप देखेंगे हैमक यहाँ पे आपके थे। स्पेनी द्वारा इस पे जो अधिकार किया था अरावक को, जो समुदाय को समाप्त किया था, वो किसने किया था? स्पेन द्वारा। तो स्पेनी द्वारा इसका क्या किया? उन्मूलन किया गया। ठीक है। एक शब्द आता है तूपी नाम्बा। वे लोग जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी, ये हो गया पश्चिम, यहाँ पे पूर्व, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पे और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे थे। ठीक है। उन्हें बोलते थे तूपी नाम्बा समुदाय। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे ब्राज़ील वाले क्षेत्र में जो बसे हुए समुदाय था उसे बोलते थे तूपी नाम्बा समुदाय। खेती जंगल सफाया नहीं, क्योंकि फसल काटने हेतु लोहा नहीं। और यहाँ पे खेती इतने अधिक मात्रा में नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे इनके पास लौह धातु की उपस्थिति नहीं थी। लौह धातु की उपस्थिति के कारण जंगलों का सफाया नहीं, तो उनके लिए कृषि की भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इस तरह से इन लोगों ने केवल एक सीमित अर्थव्यवस्था, छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था, जिससे इनका जीवन यापन हो सके। उसके बाद हम देखेंगे मध्य अमेरिका में सुसंगठित राज्य। मध्य अमेरिका के अंदर सुसंगठित राज्य। मध्य अमेरिका क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच वाला, जो आपके मैक्सिको की खाड़ी और आपके कैरिबियन सी वाले। यहाँ पे मक्के का उत्पादन होता था। 3 सभ्यताएं एज़टेक,
माया और इंका। इंका आपके पेरू के अंदर, एज़टेक आपके मैक्सिको के अंदर, मध्य अमेरिका के अंदर आपकी माया और इंका पेरू में। शहरीकरण, भव्य वास्तुकला। अब एज़टेक समुदाय जो कहाँ पे है आपके मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के अंदर जो समुदाय है उसका नाम है आपके एज़टेक। इन्होंने राजधानी बनाई टेनोक्टिकटलान, टेनोक्टिकटलान इनकी राजधानी थी। 12वीं सदी में उत्तर से मैक्सिको की घाटी में बस गए और इनका नामांकन मैक्सिल नामक देवता के नाम पर, इनका नाम क्या हो गया, मैक्सिको का नाम मैक्सिल नामक देवता के नाम पर। एज़टेक द्वारा अनेक जनजातियों को पराजित कर दिया गया और क्षेत्र विस्तार और पराजितों से नजराना वसूल करते थे, यानी जो हार गया उसको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उस राजा के अधीन रहना पड़ता था। श्रेणीबद्ध समाज था, यानी श्रेणीबद्ध का मतलब एक ऊंचा समुदाय, एक ऊंचा व्यक्ति समाज था, उसके बाद उससे निम्न स्तर, फिर उससे निम्न स्तर। तो यहाँ पे श्रेणीबद्ध समाज में अभिजात वर्ग, जो उच्च कुल के राजा, पुरोहित और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे अभिजात वर्ग में। अभिजात वर्ग में उच्च नेता का क्या होता था, चुनाव होता था, जो आजीवन क्या रहता था, शासक बना रहता था, यानी शासक एक बार बन गया तो उसको फिर हटाते नहीं थे। राजा को क्या बोलते थे, धरती पे सूर्य देवता का प्रतिनिधि कहा जाता था। उसके बाद इस श्रेणीबद्ध समाज में योद्धा जो सैनिक हैं, पुरोहित और अभिजात वर्ग, राजतंत्र, सबसे अधिक सम्मान मिलता था। ये क्रम था योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्ग में। व्यापारियों को विशेष अधिकार प्राप्त था, उन्हें सरकारी, राजदूत व गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्प, सैनिक और विशिष्ट अध्यापक का आदर दृष्टि से उनका क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। ठीक है। अब मैक्सिको के आप अगल बगल यदि उसकी लोकेशन देखोगे तो मैक्सिको के यहाँ पे भी आपके छिछरा समुंदर है, यहाँ पे भी आपके समुंदर है अगल बगल में। तो समुंदर के क्षेत्र के अंदर कृषि योग्य भूमि को प्राप्त करने के लिए ये क्या कर लेते थे, भूमि उद्धार, इसे बोलते रिक्लेमेशन कैसे करते थे, बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य में भूमि में बदलना। कई वर्षों के बाद भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों, यानी समुद्र से पानी हटाकर भूमि को प्राप्त करना, ये भी आपके भूमि उद्धार में, रिक्लेमेशन में काम आएगा। ठीक है। कई वर्षों बाद भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों की भूमि को लेकर भी किया जाता था। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है चिनम्पा क्या है। सरकंडे की क्या होती थी, एक चटाई बनाई जाती थी जिसमें क्या मिट्टी से उसका लेप कर दिया जाता था। उस क्षेत्र में फिर क्या की जाती थी, कृषि की जाती है, यानी रहने योग्य बनाया जाता था। तो सरकंडे की बहुत बड़ी चटाई बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्हें मैक्सिको की झील में कृत्रिम टापू का निर्माण किया जाता था। तो कृत्रिम टापू का निर्माण करने को क्या बोलते हैं, चिनम्पा। ठीक। एज़टेक समुदाय कर रहा है ये मैक्सिको का। एज़टेक शासक युद्ध में प्रयासरत थे, यानी ये एक कुशल योद्धा थे, ये युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद क्षेत्र का अपने अधिग्रहण करते थे, जिससे सर्वाधिक भव्य मंदिर मिले युद्ध देवता और सूर्य भगवान के। ठीक है। यहाँ पे समाज ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण आधार पे अर्थव्यवस्था थी, शहरी अर्थव्यवस्था नहीं, ग्रामीण आधारित। लोग मक्का, फलियाँ, कुम्हाड़ा, कद्दू, कसावा, आलू का उत्पादन करते थे। ये फसलें आपके अमेरिका से अब पूरे यूरोप के अंदर, यूरोप से फिर एशिया के अंदर हमें आलू, कसावा, ये सब के सब उत्पादन आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है, अमेरिका से। भूमि स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का ना हो के कुल का, मैंने बताया इन पे सभी के पास समान रूप से सार्वजनिक या सामुदायिक रूप से भूमि पे अधिकार माना जाता था। शिक्षा, कुलीन वर्ग के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसे बोलते थे कालमेकाक। अब शिक्षा के अंदर आप देखेंगे काल में काक क्या होती थी, वो स्कूल जिसमें किसके बच्चे पढ़ते थे, कुलीन वर्ग के, और इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि ये क्या सैन्य अधिकारी बने या धार्मिक नेता बने। ठीक है। ये काल में काक।
दूसरे थे तेपोकल्ली, तेपोकल्ली स्कूल। तेपोकल्ली स्कूल के अंदर कौन से बच्चे पढ़ते थे? इसमें जन सामान्य के बच्चे पढ़ते थे जो इतिहास, पुराण, धर्म और उत्सवी गीत के बारे में जाने जाते थे। ठीक है, ये तेपोकल्ली स्कूल और कालमेकाक स्कूल, ये नाम है स्कूलों के। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। लड़कों को क्या सैन्य शिक्षा लेना अनिवार्य थी। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई विशेष अधिकार नहीं था। उनको घरेलू कार्य के अंदर दक्ष किया जाता था। पतन का वही कारण जो हम अब तक इतिहास में पढ़ते आए हैं, केंद्रीय शक्ति का क्या होना, कमज़ोर होना, केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना और उत्तराधिकारियों का क्या होना, निर्बल होना, जिससे कोई भी शासक वर्ग उस पर अधिकार कर लेगा, अधिकार करने के बाद उनका अंत हो जाएगा। ठीक है, ये पतन के कारण होते हैं एज़टेक सभ्यता के। एज़टेक सभ्यता, उसके बाद हम आगे बात करेंगे माया श्लोक। माया मैंने आपको बताया है कहाँ पे था, मध्य अमेरिका के अंदर। ये है आपकी 11वीं से 14वीं शताब्दी मैक्सिको। राजनीतिक शक्ति इसकी कमज़ोर थी। सभ्यता का आधार मक्के की खेती थी। माया मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है ग्वाटेमाला में कौन सा माया मंदिर, जिसे बोलते हैं टिकल, ये आपके क्वेश्चन बन जाता है। टिकल कहाँ पे स्थित है? ग्वाटेमाला में। इनकी क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी? चित्रात्मक लिपि। इंका लोग आपके पेरू में, इसके अंदर जो एक तो माचू पिच्चू का एक क्वेश्चन बनता है। माचू पिच्चू इसलिए बचा रह गया क्योंकि ये क्या ऊंची पहाड़ी पे स्थित था, जिस पे स्पेनी लोगों का ध्यान नहीं गया, इस वजह से इसका क्या किया, नष्ट नहीं कर पाए। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ी देशज संस्कृति, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ी देशज संस्कृति कहाँ पे पाई गई है? आपकी इंका लोगों की, पेरू में। इंका या केवेचुआ इनकी भाषा को भी क्या बोलते हैं? केवेचुआ के नाम पे ही क्या बना है इसका, इस सभ्यता को केवेचुआ भी कहते हैं और इंका सभ्यता भी कहते हैं। फर्स्ट इंका राजा का नाम है मेको कपाक और इसकी राजधानी थी कुज्को। 90वें राजा तक, यानी पहले राजा थे मेको कपाक, जिससे शुरुआत होती है आपके राज्य विस्तार की। उसके बाद 90वें शासक तक इसका अंतिम रूप से विस्तार हो जाता है। ठीक है, इक्वेडोर से चिली तक का इसका विस्तार होता है। ठीक है, भाषा इसकी केवेचुआ। उच्च कोटि के भवन निर्माता थे एज़टेक की तरह। ठीक है, फ्लेमिंग, अब ये शब्दावली, फ्लेमिंग का मतलब होता है आपके सड़क निर्माता। तो सड़क निर्माता, खंडों के सुंदर रूप देना, यानी जब आपके बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनको खंडों का रूप देते हुए सड़क के निर्माण से इनकी क्या थी, वास्तुकला की विशेषता है, तो इसे बोलते हैं फ्लेमिंग। अब इनका आधार क्या था? कृषि थी। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत निर्मित और जल निकासी व सिंचाई प्रणाली। मक्का, आलू इनकी फसल थी। और लामा एक पशु है हिरण की तरह, उसका क्या करते थे, ये पालन करते थे। माचू पिच्चू नगर ये पर्वत शिखर पे है बसा है। यहाँ स्पेन की नज़र नहीं पड़ी, इसलिए ये क्या रहा, बचा हुआ रहा और आज क्या है, पर्यटक स्थल है। चिली कवि है नेरुदा। ये क्वेश्चन पूछ ले किसी व्यक्ति विशेष पे, नेरुदा कहाँ के हैं, तो नेरुदा आपके चिली कवि है नेरुदा, जिन्होंने माचू पिच्चू की विशेषता के बारे में अपनी कविताओं के अंदर वर्णन किया है। ठीक है, किवपू क्या था? धागा होता था, धागे के बीच में गांठ लगा के गणितीय विद्या के तहत इसकी क्या है, गणना की जाती थी। ठीक, डोरियों पे गांठ लगा के गणितीय इकाइयों का हिसाब। बुनाई व मिट्टी बर्तन कला की क्या थी, यहाँ पे उच्च कोटि की बुनाई और मिट्टी के बर्तन के निर्माण होता था इस जगह। अब यहाँ पे आएगा यूरोप की खोज। यूरोप के द्वारा आपके लिखा हुआ है टॉपिक, यूरोप के द्वारा खोज। मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहली सभ्यता यूनान की सभ्यता, उसके बाद यूनान की सभ्यता, उसके बाद रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का क्षेत्र विस्तार अधिक होने के कारण दो भागों में बटी हुई, पूर्वी रोमन सभ्यता और पश्चिमी रोमन सभ्यता।
पश्चिमी रोमन सभ्यता का पतन पहले ही हो गया था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे आपके जर्मन की जनजातियों द्वारा, फ्रैंको जनजातियों द्वारा एक पवित्र रोमन साम्राज्य का निर्माण कर लिया जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी कैपिटल थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे जब अरबों का अधिकार हो जाता है तो इनका व्यापार वाणिज्य जो पश्चिमी एशिया के साथ, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के साथ होता था, भारत के साथ, वो क्या है, अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि लाल सागर अफ्रीका के बगल में, तो उससे व्यापार होता था जो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अब इनको स्पेन और पुर्तगाल के शासकों द्वारा क्या किया, प्रोत्साहन दिया गया कि आप, पॉप ने कहा कि आप नवीन क्षेत्रों की खोज के, नवीन क्षेत्रों की, भारत के जाने के नवीन रास्तों की खोज कीजिए। तो उस खोज के लिए इन्होंने अपने अपने नाविकों को भेजा। तो नाविकों में एक नाविक गया आपके अटलांटिक पार करके भारत की खोज करने के लिए, एक गया आपके कैरिबियन भूमध्य सागर से होता हुआ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप टाउन, गुड हॉप से चक्कर लगाता हुआ वो कहाँ पे पहुँचा, अरब सागर से होता हुआ आपके कालीकट बंदरगाह। ठीक, अब ये भारत की खोज उसने कर दी, अमेरिका की खोज इसने कर दी। तो इस प्रकार यूरोपीय नवीन बाजार, नवीन उपनिवेश क्षेत्र विशेष को खोजने के लिए ये नवीन खोजें होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1380 में कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र है, जिससे आपको पता चल जाता है आप किस दिशा में जा रहे हैं। इसकी खोज हो चुकी थी, तो इस खोज से बड़े बड़े नावों द्वारा क्या है, नवीन क्षेत्रों की क्या है, खोज प्रारंभ हो गई। ठीक, विशाल जहाज़ों का निर्माण हो गया था, माल ढुलाई के, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण। ठीक है, टॉलमी की तब तक एक किताब आ गई थी ज्योग्राफी के अंदर उसने क्या, अक्षांश और देशांतर, ये दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया था। अक्षांश और देशांतर, दुनिया गोल है ये बता दिया था। उसके साथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों के बारे में भी आपको ज्ञात हो चुका था। तो इस तरह से आप देखेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप आपके स्पेन और पुर्तगाल, ये आपका पुर्तगाल और यहाँ पे आपके आ गया स्पेन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है, 1453 में मैंने बताया कुस्तुनतुनिया पे कब्जा, इस वजह से क्या हुआ, नवीन क्षेत्रों की खोज होने लगी। उसके बाद प्लेग रोग फैल गया था, युद्ध से यूरोप का व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ। सोना व चांदी के लिए उनके पास कमी आई। सोना और चांदी की नवीन खोजें करने के लिए उन्होंने क्या किया, नवीन उपनिवेश खोजना प्रारंभ किए, नवीन क्षेत्रों का। तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड आपको मैंने बताया, जैसे हम मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ेंगे, गाजी की उपाधि, यानी आप धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों के लिए कि आप इस्लाम का क्या करें, परचम लहराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इसी तरह क्रूसेड आपके मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं क्रूसेड। ठीक है, सोने तथा मसालों के नवीन क्षेत्रों की खोज के लिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न बोला जा सकता है, रिंका क्वेस्टा पुनर्विजय। रिंका क्वेस्टा क्या है, पुनर्विजय, यानी दोबारा विजय प्राप्त करना। ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरिया प्रायद्वीप पर प्राप्त सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों से मुक्त करवाया। ठीक है, ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरिया प्रायद्वीप पर प्राप्त सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा, अब आपने इससे पहले पढ़ा है इस्लाम का विस्तार। इस्लाम के विस्तार के अंदर हमने देखा था किस प्रकार मोहम्मद साहब ने इस्लाम के प्रचार के लिए अरबी तुर्कों को विस्तार किया, तो वो पश्चिम के अंदर यूरोप की तरफ बढ़े। यूरोप के जो नीचे दक्षिण की तरफ क्षेत्र थे उन पे उनका अधिकार हो गया। जब क्रूसेड के माध्यम से इन क्षेत्रों को दोबारा आज़ाद करवाया गया ईसाइयों द्वारा, तो इसे बोला जाता है रिंका क्विस्टा पुनर्विजय। नाव शब्द है, स्पेनिश शब्द है, जिसका मतलब होता है भारी जहाज। कैपिटुलेसियोना, ये है इकरारनामा है, जो हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्पेन शासकों द्वारा जीते हुए नए इलाकों पर। इसका मतलब कैपिटुलेसियोना, ये इकरारनामा है, एक कॉन्टैक्ट।
स्पेन के शासक ने कहा कि आप नवीन क्षेत्रों की क्या भौगोलिक क्षेत्रों की खोज कीजिए, ठीक है। जो क्षेत्र आपने खोजा उसका मैं क्या उसका आपको राजा या प्रशासक नियुक्त कर दूंगा, जिससे आप वहाँ के क्या होंगे अधिकारी होंगे, और बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स के रूप में हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नए क्षेत्रों को स्पेन शासक द्वारा जीते हुए नए इलाकों पर प्रभुसत्ता जमाना तथा जीतने वाले नेताओं का शासन अधिकार स्वीकार करना। पुर्तगाल 1139 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। मछुआऊ और नौकायान में विशेष यानी मछुआरे के रूप में मछलियाँ पकड़ने में और नौकायान में इनको विशेष कुशलता प्राप्त थी। यहाँ का राजकुमार था हेनरी, जिसे नाविकों का राजकुमार भी कहते थे। हेनरी नाविकों का राजकुमार। इसने क्या है इसके भौगोलिक खोज के लिए इसने क्या किया, प्रोत्साहित किया। अब अटलांटिक पारगमन। अटलांटिक आपको मैंने बताया था यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है। इसको पार करने के लिए पहला प्रयास किसने, कोलंबस द्वारा, ठीक है। कोलंबस ने एक भविष्यवाणी इसके लिए पहले ही हो चुकी थी कि ये पश्चिम की ओर अपना क्या करेगा, एक अभियान लेके जाएगा। तो इसलिए कोलंबस ने इसके लिए बहुत प्रयासरत था और इसने कई पुस्तकें भी पढ़ रखी थी। टॉलमी की ज्योग्राफी, जिसने अक्षांश और दक्षांश देशांतर इन सब के बारे में इसको मालूम था, तो इसने भविष्यवाणी की दक्षिण की यात्रा। कार्डिनल पीटर डिएली इसकी पुस्तक का नाम है ई मांगो मुंडी के अंदर बताया गया था कि पश्चिम की तरफ यानी अटलांटिक के पार सोने के क्या है, खादान है, सोने की बड़ी बड़ी खाने हैं। तो इस वजह से ये उत्साहित था और इसकी घोषणा भी हो चुकी थी कि ये दक्षिण की ओर क्या करेगा, यात्रा करेगा, पश्चिम की ओर यात्रा करेगा, ठीक है। अब इसने स्पेन से सहायता मांगी, पुर्तगाल ने इसको मदद नहीं की। स्पेन की सहायता से 3 अगस्त 1492 के अंदर ये अभियान प्रारंभ करता है। बड़े और छोटा, बड़ा बेड़ा जो था, इनका बेड़ा जो छोटा था, एक होता है बेड़े के अंदर 2 आएंगे, सांता मारिया नोआ मैंने अभी बताया था आपको, स्पेनिश भारी जहाज़। तो एक तो सांता मारिया नाम था जहाज़ का, नोआ जिसे बोलेंगे जहाज़, सांता मेरिया जिसके अंदर 40 नाविक थे और खुद स्वयं कोलंबस भी बैठा हुआ था, ठीक है। दूसरे थे पिंटा और नीना, 2 कैरेवल, छोटे जहाज़ को बोलते थे कैरेवल छोटे जहाज़ थे, 2 नाम थे पिंटा और नीना। इन जहाज़ों से क्या किया, इन्होंने अपना अभियान प्रारंभ किया। 1492 में जमीन बहामा द्वीप समूह गुआना क्षेत्र के अंदर पहले पहुंचते हैं, ठीक है। बहामा का नामांकन कोलंबस द्वारा क्या किया गया, छिछला समुंदर मतलब भूमि के बीच के अंदर पानी उपस्थित था, तो बाजमा से घिरा हुआ था, ठीक है। अब इसको अपना स्पेन का झंडा इसने रोपण किया और नया नाम इसको दिया सैन सैल्वाडोर इसका नवीन नाम। क्यूबाना स्केन आपको देखने को मिलेगा, क्यूबाना स्केन क्यूबा का नाम है, ठीक है। इसको इसने जापान समझा था, ठीक है, जापान समझा क्यूबा को, क्यूबाना स्केन, ठीक है। एक नाम है हिस्पेनिओला जिसको डोमिनिक रिपब्लिक नाम दिया गया, डोमिनिक रिपब्लिक। अब यहाँ के बारे में इसने पढ़ रखा था, यहाँ पे क्या है, सोने के भंडार हैं। अब सोने के भंडार हैं तो अब सोने के भंडार यहाँ के रहने वाले लोगों को पता होगा। एज़टेक, माया, इंका, इन सभ्यताओं के लोगों का क्या करेंगे, ये अब उनका अवशोषण करेंगे यानी शोषण करेंगे। उन लोगों को सोने से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों से क्या करेंगे, ये इस जगह की पूरी लोकेशन लेंगे, उसके बाद इनको नष्ट करेंगे, नष्ट करने के बाद इनसे अपने कार्य करवाएंगे। उसके बाद कोलंबस के नाम पे कोलंबिया का नाम क्या पड़ा, कोलंबस के नाम पे कोलंबिया का नाम
पड़ता है, ठीक है, अमेरिकी राज्य का। लेकिन अमेरिका की खोज करने के बावजूद भी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पे, जो फ्लोरेंस निवासी थे उसके नाम पे क्या पड़ता है, अमेरिका पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन आपके को पूछा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्रियोल, क्रियोल एक शब्द है जिसके ये उस यूरोपीय समुदाय और अफ्रीका समुदाय के लोगों को मिश्रण, यानी अफ्रीका और यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे उनको कहा जाता था लैटिन अमेरिका के निवासी में, ठीक है। ये कैथोलिक धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। अब यहाँ पे खोजकर्ता के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जॉन कैबोट, जॉन कैबोट एक अंग्रेज व्यक्ति, 1497 में इसने उत्तरी यूएस का तट खोजा था, ठीक। वेस्पुच्ची 1499 में जिसके नाम पे अमेरिका का नाम, जिसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा, ठीक है, इसकी दक्षिणी ये यूएस के तट को खोज की थी। कैब्राल, कैब्राल आपकी पुर्तगाली था जिसने किस पे अधिकार किया था, ब्राज़ील की खोज की थी। कॉर्टस, कॉर्टस जो एज़टेक, एज़टेक जो अभी हमने समुदाय पढ़ा था किसका, मैक्सिको का, मैक्सिको के जो समुदाय था आदिवासी समुदाय, उस पर विजय प्राप्त की थी कॉर्टस ने। मैगलन, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, जिसने समुद्र के द्वारा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, मैगलन स्पेन निवासी था। पिंजारो, पिंजारो व्यक्ति ने इंका समुदाय पे विजय प्राप्त की थी। अब स्पेनी साम्राज्य अपने बारूद, कुशल घोड़े और सैन्य सुदृढ़ता की वजह से जो यहाँ के जनजाति समुदाय थे उन पर विजय प्राप्त करते। तो स्पेनी साम्राज्य का आधार क्या था, बारूद, आपके घोड़े और सैन्य शक्ति, ठीक है। कैथोलिक भिक्षु, कैथोलिक भिक्षु पूछ सकता है, केसास, अंतिम नाम ध्यान रखना, केसास क्या था, स्पेनी भिक्षु। इसने इन आदिवासियों जो यहाँ के मूल निवासी था उनका जिस तरह से स्पेनियों द्वारा इनका जिस प्रकार से इनकी शोषण हो रहा था उसका क्या किया था, उसकी आलोचना की थी कैसास द्वारा, जो क्या था, कैथोलिक भिक्षु था। कॉर्टस, कॉर्टस ने किस पे, एज़टेक पे। पिंजारो ने इंका राज्य पे विजय प्राप्त की। इनका जो खर्च था वो स्पेन के द्वारा किया जाता है। स्पेन में 3 लोग थे, एक तो जमींदार वर्ग, एक आपके नगर परिषद और एक आपके अभिजात वर्ग। इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता, सारा खर्चा उठाया जाता है इस अभियान का। कॉर्टेस और एज़टेक लोगों के, कॉर्टेस और उसकी सेना को क्या बोलते थे, को किव, वे ओ किव्स डोटोर टोडोर, ये उसकी सेना को कहा जाता है। कॉर्टेस और सैनिकों, कॉर्टेस और उसके सैनिकों को क्या बोलता था, कोकिव स्टोडोर, ठीक है। 1519 में कॉर्टेस कहाँ पे पहुँचता है, क्यूबा में, क्यूबा क्षेत्र में पहुँचता है। क्यूबा के अंदर जाके ये किससे, मैक्सिको, क्यूबा से निकल के मैक्सिको आया, जहाँ इसने किससे दोस्ती की, टाटा नाका से, टाटा नेक, ये भी एक समुदाय था। ये टाटा नेक वो समुदाय था जो आपके एज़टेक जो समुदाय था उसके शत्रु था। अब वो उनसे क्या, वो जिस तरह से मैंने बताया था एज़टेक के जो निवासी थे वो कुशल योद्धा थे, उन्होंने अपने अधीन क्या कर के बदले में उनको अपने अधीन राज्य, यानी उनके अधीन रहते हुए राज्य संग्रहित कर रखे थे। उनसे ये मुक्ति पाना चाहते थे, टैटजैक। अब इसने टैटजैक लोगों को पकड़ा कि तुम्हें मैं मुक्त करवाऊंगा, बदले में आप क्या, एज़टेक पे हमें विजय प्राप्त करवाइए, ठीक है। तो टाटनेक किसके विरोधी थे, किसके अधीन थे, आपके एज़टेक लोगों के। तो इनके साथ इसने दोस्ती की और ये उससे मुक्ति चाहते थे। एक ग्रंथ आता है, नाम ध्यान रखना, कैस्टिलो, कैस्टिलो व्यक्ति विशेष है जिसने ग्रंथ लिखा है ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको, ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। टेबेस के लोगों द्वारा कॉर्टेस को डोना मैरिना, ये आपके दुभाषीय स्त्री थी जो इससे यहाँ के लोगों की भाषा जानती थी, बदले में उसकी भाषा को कन्वर्ट करके, अंग्रेज़ी भाषा को कन्वर्ट करके इनकी भाषा और इनकी भाषा को कन्वर्ट करके अंग्रेज़ी भाषा, इसका कार्य किसने किया, डोना मैरिनो ने। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन जाता है, डोना मैरिना
डोना मेरिना दुभाषी जिसने क्या किया, आपके सहायिका के रूप में नियुक्त किसने दिया, टाटनेक ने। टेबेस्को भी इनको कहते हैं। टेनोक्टिट्लान मैक्सिको के जो निवासी थे उन्हें बोलते थे टेनोक्टिट्लान मैक्सिको के निवासियों को कहा गया। इनका निर्ममतापूर्वक सफाया कर दिया गया, ठीक है, मैक्सिको के। उसके बाद एज़टेक शासक मोंटाजुमा द्वारा स्पेनियों का स्वागत किया गया। जब स्पेनी यहाँ पे पहुँचते हैं कॉर्टेस के नेतृत्व में, तब इनका स्वागत किया जाता है। कॉर्टेस ने एज़टेक मंदिर में ईसाई मूर्तियाँ भी स्थापित की एज़टेक के मंदिरों में, ठीक है। एल वार्डो इसको ये क्या करता है, आपके कॉर्टेस ये इसका सहायक होता है। इसको यहाँ पे छोड़ के ये वापस कहाँ चला जाता है, क्यूबा लौट जाता है। और एल वार्डो के ये क्या करता है, बसंत पंचमी बसंत उत्सव के दाने, यानी इसको बोलते हैं आपके हुइजिल पॉकटेली बसंत उत्सव के दिन कत्लेआम मचाता है, ये यहाँ के लोगों को मारता है। अब ये लोग क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्टेस आपके क्यूबा चला गया था। अब ये कॉर्टेस का ये संगठित होकर इसका क्या करते हैं, दमन करते हैं, ठीक है। जून 1520 में जब कॉर्टेस वापस लौटता है तो उसे घोर संकट देखने को मिलता है। कैसे, सड़कें उखाड़ दी जाती है, ठीक है, रोडों का रास्ता काट दिया जाता है, जगह जगह गड्ढे कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये बिल्कुल एक तरह से इसके आक्रमण करने की स्थिति नहीं रहती। इन लोगों ने वापस क्या, एज़टेक लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था एल्वारेडो को हटा के। अब स्पेनी और एज़टेक लोगों के बीच में जो युद्ध होता है उसे बोलते हैं नाइट ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं की रात। इसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एज़टेक समुदाय के। कॉर्टेस को भी अब क्या है, इसके हार का सामना करना पड़ता है। हार का सामना किस प्रकार, कॉर्टेस को राजा क्वेटेमोक राजा था क्वेटेमोक एज़टेक के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए, अब ये एज़टेक से विजय प्राप्त नहीं कर रहा था, तो ये क्या है, यहाँ पे शरण ले लेता टेलैक्सकलान में, और वहाँ पे क्या करता है, दोबारा युद्ध करने की रणनीति तैयार करता है। मैक्सिको के अंदर ये न्यू स्पेन के नाम से कैप्टन जनरल बनाते हैं, किसको, आपके कॉर्टेस को। उस टाइम राजा होता है स्पेन का चार्ल्स पंचम राजा होता है, जो इसको क्या बनाता है, यहाँ का मैक्सिको का न्यू स्पेन कैप्टन जनरल बनाता है। इसके अधीन ग्वाटेमाला था, निकारागुआ था और होंडुरास था। अब यहाँ पे जो इन क्षेत्रों पे जो निवेश बनाए थे इन्होंने, नए नए क्षेत्र जीते थे, इन पे कार्य करने के लिए अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीकी तटों से क्या लिए जाते थे, गुलाम लेके आते थे और यहाँ पे इनसे कार्य करवाया जाता था। तो अब यहाँ पे अफ्रीकी गुलाम का कार्य, अफ्रीकी गुलामों को कार्य करने के लिए खानों में बुलाया जाता था। 1789 में आत्मकथा लिखी अफ्रीकी गुलामों की दुर्दशा पे। एक्वियानो व्यक्ति है जो अफ्रीकी गुलाम था, जो आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसने लिखा कि हमारे साथ जो व्यापार, जो हमारे साथ गुलामों के साथ परिवार के सदस्य के रूप में क्या किया जाता, व्यवहार किया जाता था, ठीक है। एरिक विल्सन, इस वाली की आपके 10 बार पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। एरिक विल्सन की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म पूंजीवाद एंड स्लेवेरी। इसके अंदर आपके स्लेवेरी गुलामी यानी पूंजीवाद और गुलामी, इसके ये किसने लिखी है, आपके एरिक विलियम्स ने। इसके अंदर अफ्रीकी गुलामों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में बहुत विवरण है। एक्वियानो ऐसा गुलाम जिसने ये बताया कि नहीं, हमारे साथ क्या परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया जाता था। अब ये था आपके कॉर्टेस ने किस प्रकार आपके एज़टेक लोगों को, समुदाय को क्या किया, पराजित किया। इसके बाद आता है पिंजारो ने इंका पेरू की, यहाँ पे क्या है, सोना और चांदी का देश कहा जाता था इंका को। पेरू को क्या कहा जाता, सोना और चांदी का देश कहा जाता था।
ठीक। 1532 में इंका राजा को इसने क्या किया, गुलाम, इसने उसे पराजित किया। पराजित करने के बाद इसको क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। अधीन करने के बाद वहाँ का जो इंका का राजा था उसने बोला कि आप मुझे मुक्ति दे दो, मैं आपको एक बड़े कमरे के बराबर एक भरा हुआ बड़ा कमरा सोने का दूंगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी फरोती कहा जाता है इसको, इंका राजा की मुक्ति के लिए। इतनी बड़ी फरोती कभी किसी ने नहीं दी। ठीक है। राजा का नाम था अताहुअल्पा। अताहुअल्पा। इसने अपने पराजित होने के बाद मुक्ति के लिए इसने किया कि आप मुझे मुक्त करो। मुक्त करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक बड़ा कमरा भरा हुआ सोना दूंगा। और ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी फिरौती। इतनी बड़ी फिरौती की कभी किसी ने मांग या किसी ने अपनी मनसा जाहिर नहीं की। ठीक है। स्पेनियों ने पोटोसी उत्तरी पेरू, जो वर्तमान क्या है आपके बोलीविया, खानों में चांदी के भंडार मिले इनको। बोलीविया में खानों में क्या, चांदी के भंडार मिले। पेरू से हमें एक औरत की छोटी प्रतिमा मिली है मकबरे से प्राप्त। कैब्राल ने ब्राज़ील की खोज की। कैब्राल ने खोज तो वो करने गया था किसकी, 1500 के अंदर खोज करने गया भारत की, लेकिन समुद्री तट की वजह से, तूफ़ान की वजह से उसका जहाज़ दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पहुंच गया। वहाँ पे उसने खोज कर दी किसकी, ब्राज़ील की। ठीक है। इस तरह से एक सहयोग से हो गई। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे मिलता है टिम्बर इमारती लकड़ी को कहते हैं। ब्राज़ील वुड वृक्ष से यह प्राप्त होती है। इसमें सुंदर लाल रंजक पाया जाता है। ठीक है। 1534 में पुर्तगाली राजा ने ब्राज़ील तट को 14 अनुवांशिक कप्तानी में 14 भागों के अंदर कप्तान नियुक्त कर दिए। ठीक है, बांट दिया गया। ठीक है। 1500 पुर्तगाली राजा के अधीन औपचारिक सरकार की स्थापना होती है और राजधानी किससे बनाई जाती है, बहिया या सेल्वाडोर, इसको राजधानी बनाई जाती है। ठीक है। अब जहाँ वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था एक कैथोलिक भिक्षु था कैसास, जिसने स्पेनी अधिकार की क्या की थी, निंदा की थी। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक आपके जिस्यूट पादरी है एंटोनिया विएरा ने भी क्या किया, इनके जिस प्रकार से यहाँ के जन समुदाय था उसके ऊपर अधिकार करने के पुर्तगालियों की क्या की, बुराई की। ठीक है। यूरोप को नवीन वस्तु क्या क्या मिली, यहाँ से तंबाकू की प्राप्ति हुई, आलू की प्राप्ति हुई, गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है, रबड़, ये सब आपको कहाँ से प्राप्त होती है, पेरू से। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर पूंजीवादी प्रणाली थी। पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है, जिसमें व्यक्तिगत समुदाय का अधिकार होता है, अधिक से अधिक लाभ करवाने का, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है। डोमिंगो सेंटो टॉमस, ये एक सन्यासी है जिसने अफ्रीकी जो गुलाम थे उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था उसकी विवेचना की है। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे अमेरिका का मैप बनाया है जिसमें आपको पता रहे, यहाँ पे एटलांटिक सी यहाँ पे आप जाता है, यूरोप आ जाता है। ठीक है। इसको पार करके खोजें प्रारंभ हुई है। ठीक, 1492 के अंदर। अब यहाँ पे आपके ऊपर आर्कटिक महासागर, ये आपके यूरोप का एक भाग, पूर्व के रूस, जो पृथ्वी गोल है तो इधर रूस से भी जुड़ा हुआ है। इधर आपके ग्रीनविच आइसलैंड से, यूरोप के ग्रीनलैंड ये ऊपर है। यहाँ पे आपके कनाडा यहाँ पे आ जाता है। कनाडा के यहाँ पे एक प्रांत अमेरिका का अलास्का है। ठीक है। उसके बाद में आपके यूएस, जो वर्तमान हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक। यहाँ पे आपके मैक्सिको है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको देश भी है। ठीक है।
यहाँ पे ग्वाटामाला, ग्वाटामाला, यहाँ पे बेलीज, यहाँ पे एल सल्वाडोर, यहाँ पे होंडुरास, उसके बाद में निकारागुआ, फिर उसके बाद कोस्टारिका, ठीक, उसके बाद पनामा। पनामा नहर से आपके क्या जुड़ा हुआ है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के बगल में आपके कैरिबियन देश हैं, कैरिबियन देश, जिसमें आपके क्यूबा आ गया, क्यूबा, हेती, डोमिंगो रिपब्लिक, उसके बाद पोर्टो रिका, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कोलंबिया, फिर उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद गुआना, फिर उसके बाद सूरीनेम, फिर फ्रेंच गुआना, ठीक। कोलंबिया से नीचे उतरेंगे तो इक्वेडोर, दक्षिण की तरफ चलेंगे, फिर पेरू। पेरू के बाद में एक लंबी सी चपटी सी एक तटीय रेखा है जिसको बोलते हैं चिली, ठीक। चिली के इस साइड आप देखेंगे तटीय रेखा, यहाँ पे चिली, चिली के आप बगल में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उसके बाद यहाँ पे उरुग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, ठीक है। और उसके बाद बोलोविया, बोलीविया, और यहाँ पे आ गया ब्राज़ील। इस प्रकार से आपका यूएसए का पूरा विवरण है, ठीक है। इस प्रकार यूएस जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा उपनिवेश बन जाता है, जो 1783 के अंदर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा क्या होता है? मुक्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।